सीयूटी यूजी 2026 एग्जाम के अंदर मल्टीपल सब्जेक्ट्स का एग्जामिनेशन मल्टीपल शिफ्ट्स में हो रहा है। खासकर इंग्लिश एक ऐसा हमें सब्जेक्ट देखने को मिल रहा है जो ऑलमोस्ट डेली बेसिस पर हो रहा है। और जब भी कोई सीबीटी एग्जामिनेशन इस तरह मल्टीपल शिफ्ट्स में कंडक्ट होता है, वहां पर नॉर्मलाइजेशन कराया जाता है। और आपके सीयूटी यूजी एग्जाम के अंदर इस साल वापस से नॉर्मलाइजेशन होगा, ये बात कंफर्म हो चुकी है। इवन इंफॉर्मेशन बुलेटिन के अंदर अपेंडिक्स नंबर 6 में कंप्लीट डिटेल्स दे दी गई हैं कि कैसे नॉर्मलाइजेशन करा जाएगा, किसके मार्क्स बढ़ेंगे, किसके मार्क्स कटेंगे, किस फॉर्मूला का इस्तेमाल करा जाएगा, आपके दो तरीके के स्कोर्स आएंगे, रॉ स्कोर, नॉर्मलाइज स्कोर, किसके बेसिस पर एडमिशन होगा, सारी डिटेल्स मैं इस वीडियो में क्लियर कर दूंगा। आई नो आप में से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो पहली बार ही कोई इस तरीके का बड़ा नेशनल लेवल एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हैं, तो पता नहीं होगा आपको नॉर्मलाइजेशन क्या होता है। तो बिल्कुल आसान भाषा में मैं आपको समझाता हूं ना। कोई एक ऐसा सब्जेक्ट है जो मल्टीपल शिफ्ट में कंडक्ट हो रहा है। एक ऐसी शिफ्ट हमें देखने को मिली है जहां पे इसी सब्जेक्ट का पेपर बहुत टफ आ गया ना। जिन स्टूडेंट्स का एग्जामिनेशन उस शिफ्ट में हुआ होगा, ऑब्वियस बात है कि उनके नंबर बहुत कम आ रहे होंगे क्योंकि पेपर टफ आया था। लेकिन उसी सब्जेक्ट की एक ऐसी भी शिफ्ट कंडक्ट हुई थी जहां पे पेपर बहुत आसान आया ना। जिन स्टूडेंट्स का एग्जामिनेशन उस शिफ्ट में हुआ होगा, ऑब्वियस बात है कि उनके बहुत अच्छे नंबर आ रहे होंगे। तो यहां पर अगर हम देखें तो कुछ स्टूडेंट्स को यहां पे एक अनफेयर एडवांटेज मिल रहा है, लेकिन जिनका पेपर टफ आया उनकी भी थोड़ी कोई गलती है ना। इसी सिचुएशन में फेयरनेस मेंटेन करने के लिए नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस का इस्तेमाल किया जाता है, जहां पर मार्क्स के साथ एडजस्टमेंट किया जाता है यूजिंग इंटरपोलेशन मेथड। ये क्या मेथड है आखिरी में मैं आप सभी को डिटेल में समझाऊंगा, नो नीड टू वरी अबाउट दैट। बाकी आई होप बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ नॉर्मलाइजेशन आपको समझ आ गया होगा कि मार्क्स में एडजस्टमेंट किया जाता है। सीयूटी के अंदर नॉर्मलाइजेशन क्यों कराया जाता है? क्योंकि सीयूटी के अंदर किसी भी सब्जेक्ट का एग्जामिनेशन ज्यादातर हमें सिंगल शिफ्ट में होता हुआ नहीं दिखता है, मल्टीपल शिफ्ट में हो रहा होता है, अलग अलग दिन में हो रहा होता है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि डिफिकल्टी लेवल सबसे ज्यादा वेरी यहां पे कर रहा होता है। किसी शिफ्ट में पेपर बहुत टफ आ रहा है, किसी शिफ्ट में पेपर बहुत आसान आ रहा है। जैसे कुछ शिफ्ट के अंदर तो इंग्लिश का पेपर बहुत टफ आया, जीएडी का टफ आया, मैथ्स, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, इनके पेपर कई शिफ्ट में टफ आ रहे हैं, लेकिन कईयों में आसान भी आ रहे हैं। तो ऑब्वियस सी बात है नॉर्मलाइजेशन होके रहेगी। लेकिन किसके मार्क्स बढ़ेंगे, किसके मार्क्स कटेंगे, ये मैं आपको बताने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि इस चैनल को बच्चों अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। डीयू का फॉर्म बहुत जल्दी आने वाला है, इस बार बीएचयू का भी फॉर्म जल्दी आ सकता है, बिकॉज सीयूटी का रिजल्ट जल्दी आने की एक्सपेक्टेड है। ऐसे कुछ अपडेट्स मुझे देखने को मिली है कई रिपोर्ट्स के अंदर। तो जो भी यूनिवर्सिटी रिलेटेड अपडेट्स आ रही होंगी सिर्फ इसी चैनल पर आपको मिलेगी। कुछ ऐसे चैनल हैं जो डीयू कवर करेंगे, कुछ बीएचयू, कुछ जेएनयू, लेकिन यहां पर आपको सभी यूनिवर्सिटीज की अपडेट्स मिलती रहेंगी। तो अभी के अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे आप कुछ भी मिस ना कर रहे हो ना। आपका सवाल होगा कि भैया नॉर्मलाइजेशन में किसके मार्क्स बढ़ते हैं, किसके कटते हैं ना। अगर आप सभी की शिफ्ट कंपैरेटिवली डिफिकल्ट आई थी तो नॉर्मलाइजेशन में आपको देखने को मिलेगा कि आपके मार्क्स इंक्रीज करे जाएंगे। सो ऐसे में क्यों किया जाता है? ये इसलिए किया जाता है कि जिन भी स्टूडेंट्स की शिफ्ट डिफिकल्ट आई थी उन्हें अनफेयर डिसएडवांटेज का सामना ना करना पड़े। ऑब्वियस ही बात है पेपर टफ आया था, नंबर कम आएंगे, तो नॉर्मलाइजेशन में आपको थोड़ा बेनिफिट देने के लिए आपके मार्क्स इंक्रीज करे जाएंगे। लेकिन अब मार्क्स डिक्रीज किसके होते हैं? अगर आपकी शिफ्ट इजी आई थी कंपेयर टू अदर्स, तो नॉर्मलाइजेशन में आपको देखने को मिलेगा कि आपके थोड़े नंबर काटे दिए जाएंगे। ये किस लिए किया जाता है? स्कोर डिस्ट्रीब्यूशन को बैलेंस आउट करने के लिए अमंग ऑल शिफ्ट्स। सो आप सभी देख सकते हैं बच्चों, सीयूटी एग्जाम में चाहे आपके रॉ स्कोर कितना भी अच्छा आ जाए, एक अनसर्टेनिटी दिमाग में बनी रहेगी, कहीं नॉर्मलाइजेशन में हमारे मार्क्स कट ना जाएं। तो ऐसे में इंपॉर्टेंट रहेगा कि आप सभी सिर्फ सीयूटी के भरोसे ना बैठें और अच्छे ऑप्शंस आपको चेकआउट करने चाहिए ना। अगर आप सभी किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी से बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए करने चले गए ना, लाखों रुपए आपको खर्च हो जाएंगे। मैं एक अच्छा ऑल्टरनेटिव आपको बताना चाहूंगा, दैट इज ऑनलाइन कोर्सेज, जो इस समय पर इक्विवेलेंट है टू रेगुलर डिग्रीज, जिसके लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म है कॉलेज विद्या। कॉलेज विद्या वेबसाइट का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है। सिंपली आपको उस पर क्लिक करना है और आप इस प्लेटफॉर्म पर आ जाएंगे। जैसे कि बच्चों आप देख सकते हैं 1 लाख प्लस एडमिशंस इस पोर्टल के थ्रू हो रखे हैं। इतने सारे स्टूडेंट्स इन्हें ट्रस्ट करते हैं और इतनी अच्छी गूगल रेटिंग है इनकी। सो बहुत ही ट्रस्ट वर्दी प्लेटफॉर्म के बारे में मैं आपको बता रहा हूं। आफ्टर 12th आप सभी यूजी कोर्सेज परस्यू करने वाले हैं। ऑनलाइन बीकॉम के बारे में तो पहले भी वीडियोस में मैंने बताया, लेकिन मेरे बहुत सारे ह्यूमैनिटीज स्टूडेंट्स के भी व्यूअर हैं, तो इस बार हम ऑनलाइन बीए को सर्च आउट करते हैं। सिंपली उस पर आपको क्लिक करना है और जो जो अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज ऑनलाइन बीए को ऑफर कर रही हैं वो सारी यहां पर लिस्टेड आपको मिल जाएंगी। अब जैसे कि अगर आप चाहते हैं कि इन यूनिवर्सिटीज के बीच में आपको एक ऑनेस्ट कंपैरिजन जानने को मिल जाए, तो कुछ क्वेश्चंस आंसर करने के बाद आप इनके कंपैरिजन टूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे मैं इस यूनिवर्सिटी का कंपैरिजन और भी कुछ और यूनिवर्सिटीज के साथ चाहूंगा, जैसे ये वाली और ये वाली। मैंने कंपेयर पर क्लिक किया और मुझे सारी डिटेल्स यहां पे मिल जाएंगी कि सेमेस्टर वाइज इनकी क्या
फीस है, इसी के साथ साथ कहां कहां से इन्हें अप्रूवल मिले हैं, प्लेसमेंट के लिए यहां पर कौन कौन सी कंपनीज आती हैं, ड्यूरेशन ऑफ द कोर्स क्या होगा, सारी डिटेल्स मुझे यहां पर मिल जाएंगी। इसी के साथ साथ बच्चों कॉलेज विद्या ही वो एक प्लेटफॉर्म है जो आप सभी को 20,000 रुपीज तक की सब्सिडी प्रोवाइड कर रही है ऑन एडमिशंस, करियर बूस्टिंग प्रोग्राम्स और साथ ही साथ मेंटोर सपोर्ट, एलुमनाई सपोर्ट और प्लेसमेंट सपोर्ट भी यहां पर आपको मिल जाता है। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, अभी जाके इसे चेकआउट करो ना। बच्चों अब मैं बता देता हूं आप सभी को वो दो तरीके के स्कोर्स के बारे में जो आप सभी को आगे देखने को मिलेंगे। जैसे एक होता है रॉ स्कोर और दूसरा होता है नॉर्मलाइज स्कोर। इन दोनों में से किस स्कोर के बेसिस पर एडमिशन होगा ये भी आगे क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले मैं बता देता हूं रॉ स्कोर क्या होते हैं। आपके ये वो एक्चुअल मार्क्स होते हैं जो आप अपने एग्जाम में स्कोर कर रहे होंगे। मैं एक चीज क्लियर कर देता हूं कि एनटीए की तरफ से आपको पता नहीं चलेगा कि आपका रॉ स्कोर कितना बन रहा होता है, ये आपको खुद कैलकुलेट करना पड़ेगा। एनटीए की तरफ से कुछ ही दिनों के अंदर आपकी आंसर की रिलीज करी जाएगी जिसमें मेंशन्ड होगा कि इस सब्जेक्ट का इस शिफ्ट में जो पेपर कंडक्ट हुआ था इसके क्वेश्चन 1 का सही ऑप्शन ये है, क्वेश्चन 2 का सही ऑप्शन ये है, क्वेश्चन 3 का सही ऑप्शन ये है। ऐसे में आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि भैया मुझे तो याद नहीं रहेगा कि मैंने क्वेश्चन 1 में क्या ऑप्शन मार्क किया था, क्वेश्चन 2 में क्या ऑप्शन मार्क किया था, तो मैं कैसे अपना रॉ स्कोर कैलकुलेट करूंगा। तो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एनटीए आप सभी की रिस्पांस शीट भी रिलीज करेगा। ये कौन सी शीट होती है? इसके अंदर आप सभी को अपने उस शिफ्ट के सब्जेक्ट के सारे क्वेश्चंस लिस्ट डाउन देखने को मिलेंगे और उन क्वेश्चंस में आपने जो जो आंसर मार्क करे थे वो भी आपको रिस्पांस शीट में देखने को मिलेंगे। तो आप सभी को सिंपली अपना लैपटॉप ऑन करना होगा या फोन ओपन करना होगा। तो एक जगह पर आप अपनी रिस्पांस शीट खोलेंगे, दूसरी जगह पर आप अपनी आंसर की खोलेंगे और फिर चेक करना स्टार्ट करेंगे कि यार मैंने क्वेश्चन 1 में ऑप्शन बी मार्क कर रखा है, ये आपको रिस्पांस शीट में पता चलेगा। फिर आपने अपनी आंसर की में देखा कि यार वहां पे क्वेश्चन 1 का क्या सही ऑप्शन है, वहां पर भी बी दे रखा है, अरे वाह वेरी वेरी गुड, सो आपने अपने आप को 5 मार्क्स दे दिए। फिर क्वेश्चन 2 आपने चेक किया कि मैंने रिस्पांस शीट में सी ऑप्शन मार्क किया था और आंसर की में भी सी ही सही दे रखा है, तो आपने अपने आप को अगेन फुल मार्क्स दे दिए। लेकिन क्वेश्चन 3 में आपको एक दिक्कत देखने को मिल रही है कि यार आपने डी ऑप्शन मार्क किया है और आंसर की में ए ऑप्शन आ रहा है, तो यहां पर आपको अपने आप को नेगेटिव मार्किंग देनी पड़ेगी। तो इस तरह से खुद बे खुद आपको अपना रॉ स्कोर निकालना होगा। एनटीए की तरफ से आपको रॉ स्कोर नहीं बताया जाएगा। क्लियर हो गया? सेकंड आता है आपका नॉर्मलाइज स्कोर। ये क्या होता है? ये बच्चों आपका एडजस्टेड स्कोर होता है जो नॉर्मलाइजेशन अप्लाई करने के बाद पता चलता है। सो अगर आपकी शिफ्ट बहुत टफ आई होगी तो आपका रॉ स्कोर कम बन रहा होगा, लेकिन जब नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस हो जाएगा तो आपको अपना नॉर्मलाइज स्कोर थोड़ा बढ़ा हुआ देखने को मिलेगा। इसी तरह अगर आपकी शिफ्ट बहुत आसान आई होगी तो रॉ स्कोर तो आपका बहुत अच्छा आया होगा, लेकिन नॉर्मलाइजेशन के बाद आपको अपने नॉर्मलाइज स्कोर थोड़े कम देखने को मिलेंगे कंपेयर टू रॉ स्कोर। बट द मेन थिंग इज कि यूनिवर्सिटीज के अंदर आपका एडमिशन रॉ स्कोर के बेसिस पर नहीं, नॉर्मलाइज स्कोर के बेसिस पर ही कराया जाता है। सो इस चीज को आप लोग याद रखिए। नाउ आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि एनटीए कैसे कैलकुलेट करता है नॉर्मलाइजेशन, कैसे मार्क्स के अंदर एडजस्टमेंट किया जाता है। इनका एक प्रॉपर लीनियर इंटरपोलेशन फॉर्मूला होता है जो मैं आगे आपको दिखाऊंगा, लेकिन एक बेसिक चीज आप समझ लीजिए कि एनटीए एक स्टैटिस्टिकल मेथड का इस्तेमाल करता है जहां पे स्टूडेंट्स का ओवरऑल परफॉर्मेंस कंपेयर किया जाता है, टॉपर परफॉर्मेंस कंपेयर किया जाता है, फिर आपके एवरेज स्कोर्स को देखा जाता है, फिर स्कोर डिस्ट्रीब्यूशन देखा जाता है अक्रॉस शिफ्ट्स। नाउ इसका जो एग्जैक्ट फॉर्मूला है बहुत टेक्निकल है, लेकिन इसको भी मैंने बहुत सिंप्लीफाई बना रखा है एक वीडियो के अंदर जो मैं आगे आपको बताऊंगा। नाउ सिंपल एग्जांपल से आप समझ सकते हैं कि एक स्टूडेंट है ए, उसकी शिफ्ट बहुत आसान आई थी, रॉ स्कोर में उसके 200 मार्क्स आए थे, लेकिन जब उसका नॉर्मलाइज स्कोर मतलब जो फाइनल स्कोर देखने को मिलेगा हो सकता है वो थोड़ा कम आए, जो 188 हो सकता है। लेकिन एक स्टूडेंट बी है जिसकी शिफ्ट बहुत टफ आई थी, रॉ स्कोर उसका 185 बन रहा था, लेकिन नॉर्मलाइज स्कोर जो फाइनल स्कोर होगा वो हो सकता है थोड़ा बढ़ जाए, जो 196 तक जा सकता है। सो इस तरह से नॉर्मलाइजेशन आपके मार्क्स में बदलाव ला सकता है। सो ये है बच्चों वो एग्जैक्ट फॉर्मूला जिसकी मदद से आपके नॉर्मलाइज स्कोर निकाले जाएंगे। इसे बोला जाता है लीनियर इंटरपोलेशन फॉर्मूला। थोड़ा कॉम्प्लेक्स लग सकता है तो अच्छे से एक बार समझने की कोशिश करिएगा। नाउ एक स्टूडेंट है सुरेश, ठीक है ना, यहाँ पे कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं, इसे कंसीडर मत करना, अदरवाइज चीज़ें आपके लिए कॉम्प्लेक्स हो जाएंगी। एक स्टूडेंट है सुरेश और हम समझ लेते हैं कि अभी इंग्लिश एग्जाम की बात हो रही है। तो इंग्लिश का एग्जाम 4 शिफ्ट के अंदर कंडक्ट कराया गया था, शिफ्ट 1, शिफ्ट 2, शिफ्ट 3, शिफ्ट 4 के अंदर ना। ऑब्वियस सी बात है कि सुरेश इंग्लिश का सब्जेक्ट एग्जाम देने के लिए सारी शिफ्ट के अंदर तो बैठेगा नहीं, कोई एक ही शिफ्ट के अंदर वो इंग्लिश का एग्जाम दे रहा होगा। तो हम कंसिडर कर लेते हैं कि उसने शिफ्ट 1 में इंग्लिश का एग्जाम दिया था जिसमें इसके 250 में से 200 मार्क्स निकल के आ रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, 250 में से 200 मार्क्स आ गए इसके शिफ्ट 1 में जब ये बैठा था। लेकिन जब नॉर्मलाइज स्कोर निकालने होते हैं ना तो उसमें एक काम और किया जाता है कि जितनी भी शिफ्ट में एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट का एग्जाम हुआ था उन सभी शिफ्ट में ये सुरेश ने कितना स्कोर किया होगा ये भी फाइंड आउट किया जाता है यूजिंग लीनियर इंटरपोलेशन फॉर्मूला। अब जैसे सुरेश तो एक्चुअली इंग्लिश का एग्जाम शिफ्ट 1 में दे के आया था, लेकिन इस फॉर्मूला और साथ ही साथ ये 4 मेथड्स की मदद से ये फाइंड आउट करने की कोशिश करी जाएगी कि अगर सुरेश
शिफ्ट 2 में बैठता तो उसके कितने स्कोर आते। नाउ ये सारे मेथड और फॉर्मूला की मदद से निकाला गया कि सुरेश अगर शिफ्ट 2 में बैठता तो उसका इतना स्कोर निकल रहा होता। ये बहुत चीजों को कंसिडर करके निकाला गया है। इसी के साथ साथ अगर सुरेश शिफ्ट 3 में बैठ रहा होता तो उसका कैसा मार्क्स आ रहे होते, इसके 188 मार्क्स आ रहे होते। तो यहां से पता चल रहा है कि शिफ्ट 3 सबसे ज्यादा टफ आई थी, इसीलिए यहां पे रॉ स्कोर हमें कम देखने को मिल रहा है। इसी तरह अगर सुरेश शिफ्ट 4 में बैठा होता तो इसका कितना स्कोर आता, तो यहां पे पता चल रहा है कि अच्छा तब भी इसका स्कोर 200 आ रहा होता। सो इंग्लिश का एग्जामिनेशन 4 शिफ्ट में हुआ था। चारों शिफ्ट में इसका क्या स्कोर बन सकता है, ये इन मेथड्स की मदद से निकाला गया। अब नॉर्मलाइज स्कोर कैसे निकलेगा, अब यहां पे जितना भी रॉ स्कोर निकल के आया है इसका एवरेज निकाला जाएगा। जैसे 200 प्लस 194 प्लस 188 प्लस 200 डिवाइडेड बाय 4 आप कर देंगे तो आपका आंसर 195.5 आएगा। ये बेसिक एवरेजिंग करी जाती है और फिर जाके आपका नॉर्मलाइज्ड मार्क्स निकाल दिए जाएंगे। सो आई होप क्लैरिटी मिली होगी। अभी भी अगर नहीं समझ आया ना तो एक वीडियो में ऊपर टैग करके आपको दे रहा हूं, उसके अंदर और भी अच्छी तरीके से मैंने सिर्फ इस फॉर्मूला के ऊपर ही वीडियो बनाई है कि कैसे नॉर्मलाइज स्कोर निकाला जाता है। बट स्टिल जिस तरीके से मैंने समझाया मुझे लगता है क्लियर हो जाएगा। लेकिन अगर अभी भी आपको डाउट है तो मुझे वीडियो के कमेंट्स में बताइएगा, मैं डेफिनेटली क्लियर करने की कोशिश करूंगा। ना बच्चों, आप सभी से मेरी एक सिंपल रिक्वेस्ट होगी कि नॉर्मलाइजेशन के बारे में ना बहुत ज्यादा मत सोचिएगा कि मेरे मार्क्स कटेंगे या मेरे मार्क्स बढ़ेंगे, क्या होगा मेरा, एकदम परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये वीडियो मैंने आपको बनाई है चीजों के बारे में अवेयर करने के लिए कि पहली बात नॉर्मलाइजेशन एक्चुअली होता क्या है। बच्चों को इसके बारे में नहीं पता, किसके मार्क्स बढ़ेंगे कटेंगे, खुद से पता रहना चाहिए कि अगर आगे चल के मार्क्स कट गए तो क्यों कटे, क्योंकि शिफ्ट मेरी आसान आई थी। ये दो तरीके के स्कोर्स क्या होते हैं, किसके बेसिस पर एडमिशन होते हैं और क्या फॉर्मूला का इस्तेमाल किया जाता है। सो बहुत ज्यादा अब इस पे मत सोचना। अब आप ये मान के चलिए कि अब आप इन चीजों के बारे में अवेयर हैं तो आगे चल के जो भी हो रहा होगा आपको उसके अकॉर्डिंग चीजें पता रहेंगी। बस एक ही रिक्वेस्ट मेरी रहेगी कि जिन जिन का अभी तक सीयूटी एग्जाम नहीं हुआ है उनकी कोशिश रहनी चाहिए कि आपका रॉ स्कोर बहुत हाई है ना। अगर मैं बताऊं तो नॉर्मलाइजेशन का विक्टिम मैं भी हूं, मेरे भी नॉर्मलाइजेशन में मार्क्स कटे थे, बट गनीमत ये थी कि मेरा रॉ स्कोर बहुत हाई था। मेरे नॉर्मलाइजेशन में 4-5 नंबर कटे थे। तो क्योंकि ऑलरेडी बहुत हाई स्कोर था तो 4-5 नंबर ने बहुत ज्यादा इंपैक्ट मेरे ऊपर नहीं किया। सो बच्चों, मैं बस यही बोलूंगा कि बहुत टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बस यही प्रे करो कि बहुत ज्यादा डिफिकल्टी लेवल्स में वेरिएशन ना आया हो जिसकी वजह से ज्यादा नॉर्मलाइजेशन में मार्क्स का एडजस्टमेंट ना करना पड़े। बाकी बच्चों, दिल्ली यूनिवर्सिटी का फॉर्म ना बहुत जल्दी आने वाला है तो मेरा आप सभी से रिक्वेस्ट होगा, अगर आप इन सभी यूनिवर्सिटीज के साथ साथ और यूनिवर्सिटीज की अपडेट इस चैनल से चाहते हैं तो मेरे चैनल से ना अभी के अभी कनेक्ट हो जाइए। सारी अपडेट्स मैं एक ही प्लेटफॉर्म पर आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। नॉर्मलाइजेशन से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन आपको क्लियर हो गई होगी। थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट।